आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। हमारे इस स्पेशल बंगाल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और अब इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं यशवंत सिन्हा जी। और उससे पहले आप जानते ही हैं, यशवंत सिन्हा एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में कई जगह भारत का नेतृत्व किया है यशवंत सिन्हा ने। और हाल में चर्चा में यशवंत सिन्हा साहब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ठीक चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दामन थाम लिया है। बहुत स्वागत है आपका यशवंत सिन्हा जी। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं सर, क्योंकि ये बंगाल कॉन्क्लेव है। आपने अचानक चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? एक तो मैं बता दूं आपको कि इस तरह के फैसले करने के पहले मैं कोई पंचायत नहीं बैठाता हूं। जिंदगी के मेरे जितने महत्वपूर्ण फैसले हैं वो मैं स्वयं करता हूं। और लोगों को लगता है कि मैंने अचानक वो फैसला किया क्योंकि मैं लोगों से बातचीत उसके बारे में नहीं करता हूं, उसकी भनक लोगों को नहीं देता हूं। और इसका मुख्य कारण ये है कि अगर मैंने कोई गलत फैसला भी लिया है तो उसका दोष केवल और केवल मेरे ऊपर आना चाहिए और किसी के ऊपर नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये परिस्थिति बने कि मैं आपके पास आऊं, मैंने कहा भाई आपसे पूछा था, आपने भी कहा कर लो, अब देखिए सब मामला गड़बड़ हो गया। तो इसलिए इस तरह मैं फैसले करता आ रहा हूं जिंदगी भर में। इस बार भी मैंने ऐसे ही फैसला किया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था आपके प्रश्न के उत्तर में, वो ये है कि वैसे तो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों, लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार का शोर भारतीय जनता पार्टी ने मचाया है बंगाल के चुनाव को लेकर, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। किसी और प्रदेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने उतना हाइप नहीं क्रिएट किया जितना उन्होंने बंगाल के चुनाव को लेकर क्रिएट किया। और अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से वो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट देने जा रही है और बीजेपी वहां पर विजयी होगी, जबकि यथार्थ उससे बिल्कुल भिन्न है। तो मैंने महसूस किया कि ये चुनाव ममता जी के लिए जीतना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं, सच्चाई यही है और उसका प्रमाण भी मेरे पास है कि मैंने 2-3 दिन पहले उनके जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उनके एक छोटा सा संदेश भेजा था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर मेरे तृणमूल ज्वाइन करने से अगर 1 सीट में भी फर्क पड़ता है तो मैं चाहूंगा कि मैं ज्वाइन करके अपना योगदान दूं। तो उधर से बिल्कुल बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस आया, बहुत जल्दी रिस्पांस आया और उन्होंने कहा कि आपका बहुत स्वागत है, तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। और इसलिए साथ हूं क्योंकि बंगाल का ये तो चुनाव बंगाल का चुनाव है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका देशव्यापी असर पड़ेगा और दूर तक इसका असर जाएगा। 2024 के चुनाव के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जिस तरह का रवैया रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसका, और आज के भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, उसको देखते हुए मैंने ये तय किया कि तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में जीतना बहुत आवश्यक है। अपना ये योगदान यशवंत सिन्हा जी आप कैसे देंगे? आप वहां जाकर रैली करेंगे, प्रचार करेंगे, टीएमसी को गाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव है, कैसे आप करेंगे इसे? जिस तरह से देखिए, अब तो मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी तृणमूल का साथ दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैंने तृणमूल के लिए कैंपेन किया था बंगाल जाकर। तो अब पार्टी का सदस्य बन गया हूं तो पार्टी जो भी भूमिका निर्धारित करेगी मेरे लिए, मैं उस पर चलूंगा। आपका सर असेसमेंट क्या है? आप कह रहे थे कि रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। आपका ग्राउंड का असेसमेंट पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है? कौन कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, मैं ये तो सीट वाइज मैंने कोई असेसमेंट नहीं किया है और करने की स्थिति में भी नहीं हूं। मैंने तो बहुत कम समय बिताया बंगाल में, लेकिन जितनी सूचनाएं मुझे मिली उस सूचना के आधार पर मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि ममता जी और तृणमूल कांग्रेस की जीत तो तय, वो जीतेंगे। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जीत का बहुमत कितने का होगा। क्या पिछली बार जो उनको
2,294 सीटों में 211 सीटें मिली थी, उसको बेहतर करेंगी या उससे कम सीटें उनको मिलेगी? यही प्रश्न है पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न नहीं है कि ममता जी दोबारा सत्ता में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है यशवंत सिन्हा जी के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंक रखी है कई महीनों से, और पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे तो 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी और ममता दीदी के गढ़ में सेंध तो जरूर लगा दी थी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का यह मिशन बंगाल फेल हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह लोग वोट करते हैं उस तरह लोकसभा के चुनाव में नहीं करते हैं, और वाइस वर्सा। तो बीजेपी को सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है। 18 सीटें वो जीत गए बंगाल से लोकसभा के, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन विधानसभा का चुनाव बिल्कुल दूसरे ढंग से होगा, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी और शाह बंगाल के मुख्यमंत्री बनने नहीं जाते। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जो टीएमसी में नेता हैं वो भी तो सारे इंपोर्टेड हैं, क्योंकि टीएमसी जब बनी थी तब एक नई पार्टी थी, सारे के सारे टीएमसी के नेता भी लेफ्ट से ही आए हुए हैं टीएमसी में। इसीलिए अगर बीजेपी भी बाकी दलों से नेताओं को अपनी पार्टी में ले रही है तो उसमें गलत क्या है? मैं सरकारी नौकरी में था, और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में राज्य सरकार, मतलब आईएएस में खास करके और आईपीएस में, राज्य सरकार से केंद्र सरकार आने में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि 3 साल आपको, अगर राज्य सरकार में आप रह चुके तो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा हो गया, आप केंद्र सरकार में आ सकते हैं दोबारा। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड राजनीति में भी आप ले लीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2018 के अप्रैल में छोड़ा था। मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड लगभग पूरा हो चुका है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। उसी प्रकार जो लोग आए हैं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वहां उस समय भी कहीं बाहर से ही लोग आए, तो इसलिए उतने पीछे जाना और ये कहना कि सारे लोग किसी नई पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से आए, आज के दिन उसका कोई संदर्भ सही नहीं है। ओके, बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है जय श्री राम का, यशवंत सिन्हा जी, बंगाल के चुनाव में। वो ये कहती है कि ममता बनर्जी को और टीएमसी वालों को, खासतौर से ममता बनर्जी को, जय श्री राम के नारे से चिढ़ होती है, इसीलिए वो जानबूझकर इसे और बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है यह मुद्दा चलेगा बंगाल में? बंगाल में नहीं चलेगा और कहीं अब नहीं चलेगा। वो छूटा हुआ कारतूस है, कभी चला था, अब इस मुद्दे का, इस नारे का कोई महत्व नहीं है। और लोग देखिए, अब लोग ऊब चुके हैं राजनीति में धर्म के प्रयोग से। इतना प्रयोग हो चुका है कि बार बार वही काठ का तिहाड़ी आग पर नहीं चढ़ेगी, तो इसलिए इसका असर बंगाल में नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, आप ही की नेता ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ कर रही थी इसीलिए ऐसा लगा कि शायद उन्हें भी लगता है कि ये धर्म का मुद्दा कहीं चल ना जाए। नहीं, उसका संदर्भ दूसरा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रचार किया हुआ है कि लोगों को लगता है कि कोई भी अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास करता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही उसको सदस्य होना चाहिए। हम सब लोग, जो लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। और इसलिए जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं धर्म का, और जनता जानती है, इस बात को समझ चुकी है। और जैसा मैंने कहा, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ेगी। यशवंत सिन्हा जी, आपके सारे आरोप ठीक है, एक तरफ हैं, लेकिन यह भी तो सच है कि बीजेपी आज की तारीख में 14 से देख लीजिए लगातार जितने चुनाव जीती है उतने पहले कभी नहीं जीती, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 11 करोड़ सदस्यों के बाद और अब बहुत बढ़ गए हैं। तो और जहां तक कामयाबी की बात है एक पार्टी के तौर पर, वो तो शायद पहले कभी नहीं हुई। इसलिए बीजेपी कहती है कि हमें तो अपनी पार्टी का विस्तार करना है, उसे जिताना है, और हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। कहते हैं इसमें गलत क्या है? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं बीजेपी क्या सोचती है इसके बारे में। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में अगर कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि मैं कोई विरोध
बर्दाश्त नहीं करूंगा और जो मेरा विरोधी है उसको बर्बाद करूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये रवैया प्रजातांत्रिक रवैया नहीं है और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी का ये रवैया नहीं था। वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी पार्टी को बढ़ाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि विरोधियों को दुश्मन समझ लो और हर जगह उनको समाप्त करने का प्रयास करो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई और कहीं और सफल हो रहा है तो उस राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह से दबा दो। और मैंने आपसे कहा कि आज के दिन जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति में, ऐसा कभी पहले हुआ था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी थी उसमें ईडी, उसमें सीबीआई, उसमें इनकम टैक्स, उसमें बाकी एनआईए, बाकी जो संस्थाएं हैं, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इसी प्रकार कुचलने का काम करती थी क्या? कोई सवाल ही नहीं था। मैं वित्त मंत्री था, मेरे अंतर्गत उस समय इतनी सारी एजेंसियां थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स रेवेन्यू इंटेलिजेंस था, बहुत तरह की चीजें थी जिससे हम लोगों को परेशान कर सकते थे, लेकिन कभी एक जगह भी हमने उसका दुरुपयोग करने का सोचा भी नहीं सोचा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई के ढंग पर लड़ी जानी चाहिए। सरकार के शक्तियों का दुरुपयोग उस लड़ाई के लिए नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात जो आज की सरकार कर रही है। ओके, यानी यही बदली हुई बीजेपी है ये बड़ा कारण जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा जी आपका मोह भंग हो गया और आप इतने मुखर विरोधी आज की बीजेपी के, मोदी शाह के बन गए हैं। मैं प्रजातंत्र का समर्थक और मैं पुराने ख्याल का आदमी हूं। मैं प्रजातंत्र में मजबूती से विश्वास करता हूं और प्रजातंत्र के खिलाफ, देश में जो प्रजातंत्र है उसके खिलाफ कोई भी शक्ति अगर खड़ी होगी तो मेरा कर्तव्य होगा उसका विरोध करना। और मैं मानता हूं कि आज की बीजेपी उस प्रजातंत्र की विरोधी है और इसलिए हमें बीजेपी का विरोध करना आवश्यक है। शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके यशवंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 के बंगाल कॉन्क्लेव में हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।